because health is not an expense but your first investment, and fitness is not indulgence but survival. If we don't change this script now, we will spend our entire savings on a body we never learned how to care for and leave the next generation with body debt. तो सबसे पहले ये है कि लीवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों? तो लीवर मतलब ये है कि हमें इसकी सिग्निफिकेंस, हमने लीवर को इतनी महत्वता नहीं दी है जितनी देनी चाहिए और ऑर्गन्स के कंपैरिजन में। लेकिन लीवर दरअसल बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और ये दाएं साइड में डायफ्राम के नीचे, यानी ये जो सबकॉस्टल यहाँ पे, ये इसके पीछे एक 1 से 1.5 किलो का ऑर्गन होता है। और ये जो लीवर होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है एंड सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। सेकंड बिगेस्ट का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्गन जो बॉडी का है वो स्किन है। अब बेसिकली लीवर एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है जहां से बॉडी की 90% से ज्यादा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है। अब अगर हम समझें कि ये लीवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ऊपर से जाता है, स्टमक में जाता है, फिर छोटी आंत में लीवर, पैंक्रियाज, इन सब से बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने में पहले भी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होने के बाद में कोशिका तक पहुंचते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। फैट जो है वो फैटी एसिड के फॉर्म में पहुंचता है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में पहुंचती है। तो जो कुछ भी खाना छोटी आंत से एब्जॉर्ब होता है, तो छोटी आंत में लीवर से बाइल रिलीज होता है, पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ये सब खाने को डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। यहीं पे लीवर का पहला रोल चालू हो जाता है। फिर क्या होता है कि जितना भी एब्जॉर्प्शन के बाद में ग्लूकोज या फैटी एसिड या अमाइनो एसिड जो कुछ भी बने एब्जॉर्ब होके, वो अल्टीमेटली सबसे पहले लीवर में जाते हैं। बॉडी में 2 फिल्टर होते हैं, पहला फिल्टर लीवर होता है, दूसरा किडनी होता है। हम लोग किडनी को तो ओवर एम्फसाइज करते हैं, लेकिन लीवर इज द फर्स्ट फिल्टर। फर्स्ट फिल्टर इन द मीन्स कि वहां पे लीवर में जाके सारे टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई होने की कोशिश करते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो भी कुछ हमने खाना खाया है वो स्टोर्ड फॉर्म में लीवर में इकट्ठा होता है। स्टोर्ड फॉर्म में कैसे? जैसे समझ लीजिए कि हमने जो कुछ भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाया है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, या फैट भी अल्टीमेटली एक्स्ट्रा खाई है वो स्टोर फैट के फॉर्म में ही होगी। और स्टोर जब फैट के फॉर्म में ही होगी तो बेसिकली ये जो है ब्लड, लीवर में फैटी लीवर होगा, और ब्लड में जब हम नापेंगे, लिपिड प्रोफाइल जब करवाते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होगा। तो अगर किसी की व्यक्ति की ब्लड रिपोर्ट में, आजकल रिपोर्ट कमाना बहुत कॉमन है, अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं तो उससे कई मैसेज साफ आते हैं। पहली बात कि उसे फैटी लिवर है, दूसरी बात उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तीसरी बात कि उसे अल्टीमेटली वो प्री डायबिटीज स्टेज में होगा, या सूनर और लेटर 2-3 साल के अंदर मैक्सिमम उसे डायबिटीज होनी ही है। तो लीवर की ये फर्स्ट फिल्टर है, स्टोर्ड मतलब स्टोरेज हाउस है। और एक्चुअली में स्टोरेज हाउस क्यों है, अभी हम फैटी लिवर की जब बात करेंगे, तो पहले जमाने में क्या होता था कि खाना स्कैर्सिटी में होता था। तो जब खाना स्कैर्सिटी में होता था तो जो जानवर लोग हैं वो हाइबरनेशन में जाने से पहले बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाते थे, बहुत सारा, और उसे फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता था।
और ये फैट ड्यूरिंग हाइबरनेशन पीरियड ऑफ 3 to 4 months ये फैट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था, एनर्जी में होता था। तो ये एक बेसिकली सेफ्टी मैकेनिज्म डिजाइन की गई थी। अब होता क्या है कि इसका मतलब कि जो फैट स्टोर किया गया था इमरजेंसी के लिए, अब खाना 3-4 महीने की तो बात ही छोड़िए, हर 3 घंटे में खाना मिल जाता है। तो अब फूड की एबंडेंस है, तो इस वजह से ये जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है ये यूज ही नहीं हो पाता। लीवर डैमेज कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर हमें उसे हेल्दी रखना है तो हमें बहुत कुछ चीजें जाननी होंगी। तो सबसे पहले लीवर जो डैमेज होता है वो होता है इन्फेक्शन से। अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन से इन्फेक्शन होते हैं, और वो इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फिर लीवर डैमेज होता है अल्कोहल से, सबको पता है। लेकिन अल्कोहल से जो लीवर डैमेज होता है आजकल, मतलब फैटी लीवर और एनएफएलडी के चक्कर में हम अल्कोहल वाले फैटी लीवर को भूल जाते हैं और उसे एम्फेसाइज नहीं करते हैं। फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, उनसे लीवर डैमेज होता है। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, उनसे लीवर डैमेज होता है। प्रिस्क्राइब करने वाला डॉक्टर जानता है कि कौन सी दवाई लीवर को प्रोलॉन्ग यूज में डैमेज कर सकती है, कौन सी दवाई अगर लीवर डैमेज है तो नहीं लेनी है। लेकिन हमारे इंडिया में ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो धड़ल्ले से मिलती हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं इन्फेक्शंस पे। हम इन्फेक्शंस पे कभी बात नहीं करते हैं, मतलब अपने उसमें, लेकिन हम एक कम्युनिटी में बात कर रहे हैं जो हम लोगों की है, जिसमें हम लोगों को हेल्थ की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो लीवर की डिजीज होने का सबसे कॉमन कॉज जो है वो है इन्फेक्शंस, जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। और ये वायरल हेपेटाइटिस जो होती है वो ABCDE 5 फॉर्म की होती है। और इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है उसमें ए और ई जो सबसे कॉमन है, उसका मोड ऑफ स्प्रेड होता है ओरोफिकल रूट। ओरोफिकल रूट का मतलब कि वो मुंह से जाएगी, खाने पीने से जाएगी, और उसका वायरस फीकल रूट से यानी लैट्रिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, तो वो फिर किसी न किसी को इन्फेक्ट कर सकता है। और जो निडल के थ्रू और ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होना है वो बेसिकली बी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये उससे होती है। डी के बारे में ना बात करें, थोड़ा सा उसे वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, कुछ चीजें पता होनी चाहिए इन्फेक्शन ऑफ द लिवर के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। पहला कि वायरल हेपेटाइटिस ए और ई कंपैरेटिवली सेफ है और बहुत कॉमन है, होती है, ठीक हो जाती है। नंबर 2, हेपेटाइटिस बी और सी में बी क्वाइट डेंजरस। अब हेपेटाइटिस बी के बारे में सबने सुन रखा है। अब हेपेटाइटिस ए इन यंग चिल्ड्रन इज वेरी सेफ एंड हेपेटाइटिस बी इन ए प्रेग्नेंट लेडी इज वेरी डेंजरस। ये सबको पता होना चाहिए। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये हेपेटाइटिस ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान है कि हम अपनी हाइजीन अच्छी रखें। हाइजीन अच्छी रखने में यही है कि थोड़ा सा बाजार का खाना कम करें, स्पेशली ये जो बरसात वाला सीजन होता है। दूसरा ये है कि वॉश योर हैंड्स वेरी फ्रिक्वेंटली, है ये एक आदत डाल लेनी चाहिए कि हम लोगों को दिन में कम से कम 12 से 15 बार अपने हाथ बराबर धोते रहना चाहिए। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक हम किसी झोला छाप डॉक्टर से या कम पढ़े लिखे डॉक्टर से इंजेक्शन ले लेता है। तीसरा यह है कि
एक बहुत फैशन चल गया है आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि जैसे किसी बंदे को एनीमिया हुई, फौरन उसके जो है ट्रीटिंग डॉक्टर ने या मरीज की डिमांड पे 1 यूनिट ब्लड चढ़ा दिया। मैंने अपने मेडिकल डेज में ये पढ़ा था, और जो आज भी सही है, कि यदि किसी व्यक्ति को 1 यूनिट ब्लड चाहिए तो इसका मतलब है कि बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी काम चल सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में जब बहुत ब्लीडिंग हो रही हो एक्सीडेंट वगैरह में, या बहुत ही उसका हीमोग्लोबिन कम हो, प्रोलॉन्ग सर्जरी हो, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सिर्फ हेपेटाइटिस ही नहीं होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस, मलेरिया, HIV, ये सब चीजें भी ट्रांसमिट होती हैं। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करें। तीसरा ये है कि जो हेपेटाइटिस सी होती है, हेपेटाइटिस सी में कोई बहुत अच्छा, हेपेटाइटिस ए में और बी में तो सिम्टम भी होते हैं, जैसे जॉन्डिस होगी, नाशिया, वोमिटिंग और फीवर ईवर आएगा। हेपेटाइटिस सी एक लो ग्रेड इन्फेक्शन है और अक्सर पता नहीं लगता। और पता कब लगता है कि जब किसी और बीमारी के लिए हम, जैसे फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर है या काउंट्स कम है, और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीवर की बीमारी सिर्फ फैटी लीवर नहीं है, वो हेपेटाइटिस भी है, वायरल हेपेटाइटिस। और इसके लिए जब पता है तो उसके लिए हमारा अपना माइंड ओपन रहेगा। और अब जब हेपेटाइटिस बी का या हेपेटाइटिस का बंदा हमारे पास आता है, यहाँ पे हमारे पास आता है, यहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो टेस्ट जो लीवर प्रोफाइल होती है उसमें बेसिकली सीरम बिलिरुबिन और एंजाइम्स देखे जाते हैं। एंजाइम्स में SGPT, SGOT। तो उसमें शुरू में क्या होता है कि एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे नॉर्मल इज लेस देन 40, तो उसमें हो सकता है कि तीसरे चौथे दिन बंदे के हजारों में एंजाइम्स हो और जॉन्डिस नहीं अपीयर हो। तो और उसके बाद क्या होता है कि जब वो ठीक होने लगता है तो एंजाइम्स कम होने लगते हैं और जॉन्डिस बढ़ने लगती है। तो ये एक नेचुरल कोर्स है किसी भी वायरल फीवर का, कि उसमें छठे सातवें दिन मैक्सिमम डिजीज होगी, फिर डिसअपियर होने लगेगी। अब हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो सेल्स उसकी होती हैं वो बहुत ही क्विकली रिजनरेट होती हैं। यानी बंदा अपने नेचुरल कोर्स में भी सही हो सकता है, उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि वो नेचुरल कोर्स में सही हो रहा है, इसलिए भांति भांति की दवाइयां क्लेम की जाती हैं कि इस दवाई से जल्दी रिकवरी है, इस दवाई से जल्दी रिकवरी है। और हर्बल लीवर मेडिसिन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिसकी की कोई बहुत खास जरूरत नहीं है, क्योंकि लीवर इज द फास्टेस्ट रीजनरेटिंग ऑर्गन। और इसीलिए जब लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें दूसरे बंदे का लीवर का कुछ ही हिस्सा दिया जाता है और वो बहुत क्विकली रिजनरेट हो जाता है। तो ये तो लीवर हेल्थ से रिलेटेड हमने इन्फेक्शन की बात करी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं अल्कोहल की। इंडिया में 20% लोग जो हैं एडल्ट मेन और 2 to 5% एडल्ट वुमेन अल्कोहल लेते हैं। लेकिन जितने भी लेते हैं उसके 1/5, जो कि इंसिडेंस आती है करीब 1.5 मिलियन, वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट होते हैं और विड्रा होना मुश्किल होता है। अब अल्कोहल से लीवर की जो डिजीज होती है उसमें सबसे पहले फैटी लीवर होता है। फिर क्या होता है कि आगे जब हम
नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात करेंगे, वहां पे भी यही बात करेंगे कि लीवर में फैटी लीवर वो किसी भी वजह से हो रहा हो, चाहे अल्कोहल की वजह से हो रहा, चाहे दूसरी वजह से हो रहा हो, लीवर में फैट इकट्ठा हो रहा है तो सबसे पहले लीवर का साइज बढ़ेगा। फिर क्या होगा कि उसमें जैसे अल्ट्रासाउंड बंदा करने कराने जाता है तो उसमें लिख के आता है फैटी लीवर ग्रेड 1 हेपेटोमेगाली। तो पहले लीवर में सेल्स में फैट इकट्ठा होगा तो यानी लीवर का साइज बढ़ेगा। फिर यही फैट जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और जब इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा तो उसके बाद में उसमें फिर फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस का मतलब यह है कि अब उसमें वो लीवर पहले बढ़ा था, अब वो श्रिंक होना चालू हो रहा है। उसके बाद में क्या होगा कि उसमें नोड्यूल्स डेवलप होने लगेंगे। फिर क्या होगा, सिरोसिस होगी। यानी पहली स्टार्टिंग थी फैट के एक्स्ट्रा अक्यूमुलेशन से और अंत हो रहा है सिरोसिस पे। और जब एक बार सिरोसिस हो गई तो फिर इट इज ए इरिवर्सिबल सिचुएशन। अब अल्कोहल या किसी वजह से सिरोसिस होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो वो 10 साल के पीरियड में सिम्टम्स स्लो आते हैं तो हम उसे निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब सिरोसिस हो जाती है तो फिर लीवर फेल होने लगता है, और जब फेल होने लगता है तो फिर पेट में पानी आने लगता है, एसाइटिस होने लगती है और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि स्टोरेज हाउस है, लेकिन लीवर कुछ चीजें करता है। वो क्या चीजें करता है कि लीवर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस करता है तो जब लीवर फेल हो रहा होता है, सिरोसिस हो चुकी होती है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है, एल्बुमिन कम हो जाता है। इसके अलावा लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है जो खून को जमाते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से हमें इन्फेक्शन को नहीं निग्लेक्ट करना चाहिए। हमें हर समय एनएफएलडी फैटी लीवर की बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन के अलावा सबसे कॉमन कॉज अल्कोहल है। और इंडिया में मतलब अल्कोहल की इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है। हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग जिस बिजनेस कम्युनिटी में है वहां किसी भी मीटिंग में कभी भी कहीं अल्कोहल नहीं सर्व किया जाता। हमारे प्रोफेशन की हर मीटिंग अनसक्सेसफुल होगी अगर उसमें अल्कोहल न सर्व किया जाए, बंदे आएंगे ही नहीं। तो कोई भी पैथी किसी भी शास्त्र में किसी भी धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि अल्कोहल हेल्दी होता है। एक सर्टेन लॉबी रेड वाइन को प्रमोट करती थी कि रेड वाइन से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रेड वाइन हेल्दी होता है। ये सब टोटली बेकार की बातें हैं। अल्कोहल शुड बी कंडेम्ड एंड कंडेम्ड। अब हेपेटाइटिस बी की वजह से हो या अल्कोहल की वजह से हो, जब सिरोसिस हो जाएगी तो फिर लीवर कैंसर के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। लीवर कैंसर से रिलेटेड हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जैसे हमने कहा था कि लीवर इज द फर्स्ट फिल्टर। तो जब फर्स्ट फिल्टर है तो बॉडी में किसी भी जगह कैंसर अगर है तो कैंसर एक प्राइमरी होता है, कि प्राइमरी का मतलब है कि वहां पर कैंसर हुआ, और सेकेंडरी होता है कि वहां से स्प्रेड होकर डिफरेंट जगह जाए। तो यदि लीवर में कैंसर फैल जाए तो इट इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। और वो फैलता इसीलिए कि लीवर इज द फर्स्ट फिल्टर। अब तीसरी बात हम करते हैं कुछ टॉक्सिन्स की। और टॉक्सिन्स जो होते हैं वो जैसे ये टॉक्सिन्स
डिफरेंट परफ्यूम्स में एरासॉल्स होते हैं। इसके अलावा सब्सटेंस एब्यूज मतलब जो होता है कि जैसे कोकेन है, निकोटीन है, मार्जुना है, हीरोइन है, दे आर हाईली हेपेटोटॉक्सिक। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी लीवर डिजीज है, फैटी लीवर डिजीज है, लेकिन उसकी वजह अल्कोहल नहीं है। तो उसमें वो सब कुछ होगा जो अभी हम बता चुके हैं, यानी वहां पे फैटी लिवर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी, स्कारिंग होगी, नोड्यूल फॉर्म होंगे, सिरोसिस होगा, लीवर फेल्योर होगा, कोमा होगा। तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन वजह क्या है? वो नॉन अल्कोहलिक है, इसलिए पूरी की पूरी इंटिटी डिस्क्राइब की गई है। और इंडिया में ये जो है, इसकी इंसिडेंस है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 40% इन एडल्ट मेल्स है और 35% इन, सॉरी 40% इन एडल्ट्स, मेल एंड फीमेल बोथ, एंड 35% इन चिल्ड्रन। अब इसकी वजह क्या है? बहुत सारी, नारंग साहब ने इसके लिए मीटिंग हमारे मतलब हमसे साथ में मिलके हम लोगों ने कंडक्ट की है, और उस पर बहुत बात हो चुकी है कि ये फैटी लीवर कैसे होता है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि लाइफ स्टाइल, फैटी लिवर इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या जिसे NAFLD भी कहते हैं, जिसे नैश भी कहते हैं। नैश का मतलब नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोटिक हेपेटाइटिस, यानी स्टीएटोटिक का मतलब है फैट डिपोजिशन, हेपेटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अब उसका नाम बदल के मैश हो रहा है। मैश का मतलब है मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। तो अगर किसी को NAFLD है, फैटी लिवर है, तो कुछ चीजें बिल्कुल डेफिनेट होनी है। क्या डेफिनेट होनी है? कि एक तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, तभी फैटी लीवर होगा, और फैटी लीवर है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा? कि उसे 1-2 साल में डायबिटीज होगी। तीसरा क्या होगा? कि उसके जो टेस्ट है उसका, वो कैसे करेंगे कि किसी को फैटी लिवर है या नहीं। तो कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिसे देख के आप बता सकते हैं कि उसे फैटी लीवर है, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वो ज्यादातर जो साइंस होते हैं वो होते हैं कि गर्दन के पीछे कुछ मोल्स होंगे, या थिक स्किन होगी काली काली सी, ठीक है, गर्दन में फैट होगा, गर्दन शॉर्ट होगी। अगर ये है तो समझ लीजिए उसको फैटी लीवर है, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और उसे बाद में डायबिटीज होनी है। और लीवर में जब हम एंजाइम टेस्ट करते हैं, तो आजकल तो एक फैशन हो गया है कि बहुत सारी लैब टेस्ट के नाम पे कहेंगे हमारे टेस्ट में, प्रोफाइल में 100 टेस्ट हैं, 120 टेस्ट हैं। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि उस प्रोफाइल में दो चीजें होंगी। एक तो उसका SGPT थोड़ा सा बड़ा होगा, SGOT नहीं बड़ा होगा, SGPT थोड़ा सा बड़ा होगा। और दूसरे आप उसे देखेंगे कि उसे ट्राइग्लिसराइड थोड़े से बड़े होंगे, या बहुत ज्यादा बड़े होंगे। और अल्ट्रासाउंड इज नॉट ए डायग्नोसिस ऑफ फैटी लिवर। चूंकि अल्ट्रासाउंड इतना कॉमन हो गया है, इट इज लाइक ए स्टेथोस्कोप बीइंग यूज्ड, कि उसमें हिपेटोमेगाली या थोड़ी सी फैटी लिवर, लेकिन फैटी लिवर डायग्नोस करने का जो टेस्ट होता है वो फाइब्रोस्कैन होता है। अब फैटी लिवर की वजह क्या है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की? क्योंकि अगर हमें वो वजह पता चल जाएगी तो हम उसे ट्रीट भी कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन कुछ वजह है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहली वजह है लैक ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा है हाई कैलोरिक फूड। तीसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड।
चौथा है शुगरी ड्रिंक्स। फिर क्या है कि बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटी लिवर। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि हाउ टू कीप योर लिवर हेल्दी। इतनी सब बातें करने के बाद में बॉटम लाइन क्या है, हम लोग सीखें क्या और हम लोग सिखाएं क्या, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हमें अपना वेट हेल्दी रखना है, हेल्दी वेट। और हेल्दी वेट में बीएमआई कोई भी अब क्राइटेरिया विशेष नहीं है। भाई किसी का बीएमआई ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसका वेट ज्यादा, मतलब वेट ज्यादा होगा तभी बीएमआई ज्यादा है। लेकिन नॉर्मल बीएमआई के साथ में भी ओबीस कहलाएगा, और उसे कहते हैं थिन ओबेसिटी। उसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल फैट और लीवर में फैट ज्यादा होता है, बाकी सब जो है मसिल मास बहुत कम होता है। तो हमें अपनी डाइट में बहुत सारा चेंज करना है। डाइट में जो चेंज करना है, तो बार बार हम लोग हमेशा बताते रहते हैं कि डाइट के दो पोर्शन है, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट में हमें क्या करना है, हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है या मिनिमम लेना है। फाइबर का बहुत ज्यादा उपयोग होना चाहिए। वेजिटेबल्स बहुत लेना चाहिए, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हमें अनहेल्दी फैट नहीं लेना है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना है। और जितने भी सब्सटेंस एब्यूज हैं, जैसे आजकल पुड़िया का बहुत फैशन हो गया, टोबैको, पान मसाला, हमें इंजेक्शंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करने हैं। हमें हर्बल मेडिसिन जिनका सोर्स बहुत ही डाउटफुल होता है, आजकल हर्ब्स के नाम पे, हर्बल मेडिसिन के नाम पे सब कुछ बेचा जाता है, तो उनका उपयोग लीवर कम से कम करना है। हम अज्ञानता में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन सस्ते किस्म की किसी के कहने पे इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि वो हर्ब्स कहाँ उगाई गई हैं और उनमें कितने ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, कितने ज्यादा पेस्टिसाइड्स हैं, कितना ज्यादा लेड कंटेंट है। और हमें वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें हेपेटाइटिस ए और बी का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन की 2 डोज होती हैं, हेपेटाइटिस बी की 3 डोज होती हैं। और इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी कल एक पोस्ट पढ़ी है, वो बहुत ही रिलेवेंट है, लीवर के लिए ही नहीं, सारी चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, और हेल्थ फर्स्ट की जो हम बात करते हैं। और बेसिकली ये मिडिल क्लास की कहानी है। हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब मिडिल क्लास के हैं ज्यादातर, या मिडिल क्लास पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो उस पोस्ट को मैं पढ़ रहा हूं। पोस्ट में है, व्हाई डू वी स्ट्रगल विद हेल्थ सो मच एंड देन हिट मी। आई कम फ्रॉम ए कल्चर दैट नेवर taught मी माई बॉडी मैटर्स। हम जिस कल्चर से आए वहां कभी भी नहीं सिखाया गया कि बॉडी इज इंपॉर्टेंट। मिडिल क्लास होम्स डोंट रेज यू टू बी हेल्दी, दे रेज यू टू बी सेफ, टू बी ओबीडियंट, टू बी एम्प्लॉयबल, अच्छी नौकरी मिल जाए। नॉट टू बी स्ट्रांग, एम्बिशियस और माइंडफुल। वी were taught to save money, not save our needs. We have been taught to protect our reputation, not our posture. Our childhoods were full of lectures on marks, manners, and marriage. But no one told us how to breathe when we were anxious. No one taught us what real sleep feels like, or that sugar is a drug, that gut health is real,
that skipping breakfast is not being busy but being neglected. You eat what is cooked. You sit where there is a space. You rest only when you are sick. That is how we are raised. Rest is laziness. Exercise is time pass. Health is something you deal with after something goes wrong. Got a headache? बाम लगा ले, थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाएगा. Got a backache? मूव लगा ले, थोड़ा सा लेट जा. बैड थ्रोट? हल्दी दूध पी ले, सुबह तक ठीक हो जाएगा. फीलिंग वीक फॉर ए वीक? एग्जेक्शन है, कल की छुट्टी कर ले, ठीक हो जाएगा. We did not grow up in homes that believed in prevention. We grew up in homes that feared diagnosis more than disease. ये बहुत होता है कॉमन कि लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं कि कहीं बीमारी कोई सीरियस पता न लग जाए. जांच कराने से डरते हैं कि उसमें कुछ निकल जाएगा. We will pay for term insurance, life insurance, 2 health policies, but won't spend on mental therapy, or a fitness coach, or a nutritionist. We will go to a hospital only when things are out of control and then say, पहले क्यों नहीं आया? We will travel 20 kilometers to eat chole bhature, but don't walk 5 kilometers after dinner. We will argue over MRP at a chemist, but spend 600 bucks on cold drinks and namkeen for guests, and this neglect is justified with pride. We wear fatigue like a medal. कि हम थके हैं, तब बड़े रुतबे से कहते थक गए. We talk about acidity like it is a family member. We think waking up tired is just part of adult life. The irony is brutal. The same middle class that saves every receipt, every rupee, every old shadi card forgets to save the body that holds it all together. We build careers, we raise families, we tick every box that society gave us. कहते हैं ना, टिक करते जाओ. But the body we carry through it is all ignored until it screams, and then by then it is already too late. The slip disc, the borderline diabetes, the insomnia, the stubborn weight, the breathlessness on stairs, pain in joints. We have health issues because they sent warnings we never heard. Maybe it is not willpower we lack. Maybe it is vocabulary. Instead of थोड़ा थक गया हूं से मुझे ब्रेक चाहिए. Instead of बाद में देख लेंगे से अभी देखना जरूरी है. Because health is not an expense but your first investment, and fitness is not indulgence but survival. If we don't change this script now, we will spend our entire savings on a body we never learned how to care for and leave the next generation with body debt. यानी अपने बच्चों के लिए बीमार शरीर छोड़ के जाएंगे. इन्हीं शब्दों के साथ में, इसी पोस्ट के साथ में मेरे एंड पे ये खत्म हो रहा है.